Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is National Security Act. हम जानेंगे National Security Act के बारे में. National Security Act 1980. NSA empowered the state to detain a person without a formal charge and without trial. जो आपका NSA है ये एम्पावर करता है स्टेट को कि वो डिटेन कर सकते हैं पर्सन को बिना कोई फॉर्मल चार्ज या बिना कोई ट्रायल के. Under the Act, a person is taken into custody to prevent them from acting in any manner prejudicial to the security of the state or for maintenance of the public order. इस एक्ट के अंतर्गत जो पर्सन है वो कस्टडी में ले लेते हैं उसको ताकि प्रिवेंट किया जा सके उनको एक्ट करने में किसी ऐसे मैनर पे जो कि प्रीजुडिशियल है सिक्योरिटी के लिए स्टेट का या मेंटेन करने के लिए पब्लिक ऑर्डर को. इट इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर पास आइदर बाय द डिविजनल कमिश्नर और द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट. और ये आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है जिसको पास किया जाता है चाहे डिविजनल कमिश्नर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा. Even if a person is in police custody, the district magistrate can slap NSA against them, or if a person has been granted bail by trial court, they can be immediately detained under the NSA. If the person has been acquitted by the court, the same person can be detained under the NSA. अगर कोई पर्सन जो है आपका पुलिस कस्टडी में है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है उसके ऊपर एनएसए लगा सकता है उसके बाद भी. और अगर कोई पर्सन जो है जिसको बेल दे दिया गया और ट्रायल कोर्ट के द्वारा तो भी इमीडिएटली डिटेन किया जा सकता है उसको नेशनल सिक्योरिटी के अंतर्गत. अगर पर्सन को एक्विट किया जाता है कोर्ट्स के द्वारा और सेम पर्सन को डिटेन किया जा सकता है एनएसए के अंदर. The law take away an individual constitutional right to be produced before the magistrate within 24 hours, as is the case when the accused is in police custody. The detained person also does not have right to move a bail application before a criminal court. और ये जो लॉ है वो अधिकार छीन लेता है जो इंडिविजुअल का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि उसको प्रोड्यूस किया जाए मजिस्ट्रेट के पास 24 आवर्स के अंतर्गत, क्योंकि जो केस है एक्यूज का वो पुलिस कस्टडी में है. जो डिटेन पर्सन है उनके पास अधिकार नहीं होता है बेल एप्लीकेशन का भी क्रिमिनल कोर्ट के पास, यानी बेल के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं. व्हाट आर द ग्राउंड फॉर डिटेंशन, क्या ग्राउंड है डिटेंशन के लिए. NSA can be invoked to prevent a person from acting in any manner prejudicial to the defense of India, relation of India with foreign power or the security of India. Among other, it can also be applied to prevent a person from acting in any manner prejudicial to the maintenance of supply and services essential to the community. जो NSA है उसको इन्वोक किया जा सकता है प्रिवेंट करने के लिए पर्सन को कि वो एक्ट ना करे कोई ऐसा मैनर पे जो कि प्रीजुडिशियल हो डिफेंस के लिए भारत के रिलेशन को लेकर भारत का फॉरेन पावर्स के साथ या सिक्योरिटी के लिए इंडिया का. और इसके साथ साथ ये अप्लाई होता है रोकने के लिए भी पर्सन को कि वो एक्ट ना करे किसी ऐसे मैनर पे जो कि प्रीजुडिशियल हो मेंटेन करने के लिए सप्लाई और सर्विसेज को जो कि इसेंशियल है कम्युनिटी के लिए. एन इंडिविजुअल कैन बी डिटेन विदाउट ए चार्ज फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 12 मंथ. और जो इंडिविजुअल है उसको डिटेन किया जा सकता है बिना कोई चार्ज के मैक्सिमम 12 मंथ के लिए. व्हाट इज द प्रोटेक्शन अवेलेबल अंडर द एक्ट, क्या प्रोटेक्शन अवेलेबल इस एक्ट के अंतर्गत. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ बोथ प्रिवेंटिव डिटेंशन एंड द राइट टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस इंश्राइंड अंडर आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलाउ करते हैं दोनों ही प्रिवेंटिव डिटेंशन को और राइट ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन को कुछ केसेस में जिसको कि इंश्राइन किया गया आर्टिकल 22 में कॉन्स्टिट्यूशन का. However, Article 22 Clause 3 provide that right available to an arrested person will not be applicable in case of preventive detention. Thus, an exception is carved out. लेकिन जो आर्टिकल 22 Clause 3 है ये प्रोवाइड करता है कि जो राइट जो कि अवेलेबल है अरेस्टेड पर्सन को ये एप्लीकेबल नहीं होगा प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में. इस कारण क्या है एक एक्सेप्शन को कार्व आउट किया गया है इससे. One crucial procedural safeguard under the NSA is granted under Article 22 Clause 5, where all the detained persons have the right to make an effective representation before an independent advisory board, which consists of 3 members, and the board is chaired by a member who is or has been a judge of High Court. एक जो क्रूशियल प्रोसीड्यूरल सेफगार्ड जो कि दिया गया है एनएसए के अंतर्गत तो आर्टिकल 22 क्लॉज 5 के माध्यम से कि जो सारे डिटेन पर्सन होंगे उनके पास अधिकार होगा कि वो एक इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं इंडिपेंडेंट एडवाइजरी बोर्ड के पास जो कंसिस्ट करेगा 3 मेंबर को. और जो बोर्ड होंगे उसको चेयर किया जाएगा मेंबर्स के द्वारा जो कि आपका जज ऑफ हाई कोर्ट के पोजीशन में हो सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टोरीज ऑफ चेंज. पीआईबी का न्यूज है काफी इंपॉर्टेंट है हम जानेंगे. Atal Innovation Mission has launched a series called Stories of Change, which features 15 change maker from the grassroots. जो अटल इनोवेशन मिशन है उसने लॉन्च किया है सीरीज को जिसका नाम है स्टोरीज ऑफ चेंज जो कि फीचर कर रहा है आपका 15 चेंजेस को ग्रासरूट लेवल का. मकसद क्या है इसको लॉन्च करने के पीछे to inspire people to become entrepreneur and showcase their potential of Indian village from problem solving capability.
ये इंस्पायर करेगा पीपल को कि वो इंटरप्रेन्योर बने और शो करे अपने पोटेंशियल को इंडियन विलेजेस का प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी को लेके। Atal Innovation Mission has established 15 Atal Community Innovation Center in 9 states of India and plan to establish 50 such centers soon to serve unserved areas. और अटल इनोवेशन मिशन ने स्टैब्लिश किया है 15 अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर को 9 स्टेट में भारत के, और उनका प्लान है कि वो स्टैब्लिश करे 15 सच सेंटर को बहुत जल्दी सर्व करे अनसर्व एरियाज में भी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पीडी ट्रायल ऑफ लेजिस्लेटर। तो हम जानेंगे जो स्पीडी ट्रायल की बात कही गई है लेजिस्लेचर की, इसका डाटा बैकग्राउंड सब कुछ डिटेल में समझेंगे। Supreme Court has suggested a state-specific approach and not a one-size-fits-all approach to setting up a special court for the speedy trial of legislature. सुप्रीम कोर्ट ने सजेस्ट किया है कि स्टेट स्पेसिफिक अप्रोच होना चाहिए, ना कि वन साइज फिट फॉर ऑल अप्रोच सेटअप करने के लिए स्पेशल कोर्ट को स्पीडी ट्रायल के लिए लेजिस्लेचर का। डाटा की अगर हम बात करें, क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट लेजिस्लेचर आर 5097 विद 400 ऑफ देम कंसर्निंग हीनियस ऑफेंस। जो क्रिमिनल केसेस है लेजिस्लेचर के खिलाफ वो आपका अभी 5097 का अप्रॉक्स है, जबकि 400 जो उसमें वो हीनियस ऑफेंस का केस है। Around a third of the criminal cases against elected representative in the Lok Sabha and State Assembly have been pending for at least 5 years. और कम से कम जो थर्ड ऑफ द क्रिमिनल केसेस है जो कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है लोकसभा या स्टेट असेंबली के उनके खिलाफ वो पेंडिंग है कम से कम 5 ईयर्स से। 30% ऑफ क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट एमपी एंड एमएलए पेंडिंग ट्रायल, और 30% क्रिमिनल केसेस जो है एमपी एमएलए के खिलाफ वो पेंडिंग में है ट्रायल के। बैकग्राउंड को हम समझते हैं। In 2017, Supreme Court ordered that a special court be set up across the country to fast track the long pending trial of lawmakers. 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि स्पेशल कोर्ट को सेटअप किया जाए पूरे कंट्री में ताकि फास्ट ट्रैक किया जा सके जो लॉन्ग पेंडिंग ट्रायल है लॉ मेकर्स का। Following this, 12 special court were set up across 11 states exclusively to try sitting MP and MLA. उसके बाद 12 स्पेशल कोर्ट को सेटअप किया गया 11 स्टेट के लिए एक्सक्लूसिवली, जो कि ट्राई करेंगे सिटिंग एमपी और एमएलए को। अदर ऑब्जर्वेशन बाय सुप्रीम कोर्ट, इसके अलावा जो ऑब्जर्वेशन किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, द कोर्ट इज ऑल्सो कंसिडरिंग अ प्ली फॉर अ लाइफ टाइम बैन ऑन पीपल कन्विक्टेड ऑफ ऑफेंस फ्रॉम कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन एंड बिकमिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। However, the government has opposed it in 2020. कोर्ट ने कंसीडर किया था एक प्लान को कि लाइफ टाइम बैन किया जाए वैसे पीपल को जो कि कन्विक्टेड ऑफेंस के कॉन्टेस्ट करने से इलेक्शन को या मेंबर बनने से पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, लेकिन गवर्नमेंट ने अपोज किया था इसको 2020 पे। Currently, legislature face disqualification under the Representation of People Act 1951 for the period of prison sentence and 6 years thereafter. अभी क्या है जो लेजिस्लेचर है उनको डिस्क्वालिफिकेशन का सामना करना पड़ता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के माध्यम से, जो उनका प्रिजन का सेंटेंस होता है तब तक के लिए और 6 ईयर उसके बाद के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023। तो जो आपका वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है 2023 का, इसके बारे में हम जानेंगे। For the 6th year running, Finland was named the world happiest country in an annual UN sponsored index that show. ये लगातार 7 साल हो चुका है कि जो फिनलैंड है उसका नाम वर्ल्ड के हैप्पीएस्ट कंट्री में है, जो कि काइंडनेस को देखते हुए किया गया है रशियन इन्वेजन के बाद भी। इंडिया वाज रैंक 126 आउट ऑफ 137 कंट्री ऑन द लिस्ट। इंडिया का रैंक क्या ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इंडिया का रैंक 126 है आउट ऑफ 137 कंट्री पे इस लिस्ट में। की हाईलाइट क्या है इस रिपोर्ट का, नॉर्थन यूरोप once again dominated the top spot with Denmark in second place followed by Iceland। और जो नॉर्थन यूरोप है वो फिर से डोमिनेट कर रहा है टॉप स्पॉट को, जो डेनमार्क है वो सेकंड पोजीशन पे, आइसलैंड थर्ड पोजीशन पे और फिनलैंड टॉप पोजीशन पे। तो ये आपको याद होना चाहिए इनका नाम। While same countries typically top the list this year, Baltic countries are rising rapidly toward Western European level। जो सेम कंट्रीज है ये आपका टॉप कर रहा है लिस्ट में हर एक साल ही, और बेल्टिक कंट्री राइज कर रहा है रैपिडली वेस्टर्न यूरोपियन लेवल पे। War scared Afghanistan, which had occupied the bottom spot on the table since 2020, so its humanitarian crisis deepened since the Taliban government took power in 2021 following the US-led military pullout। जबकि वार स्केयर अफगानिस्तान है जो कि ऑक्युपाइड करता है बॉटम स्पॉट इस टेबल में 2020 से ही, वहां पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो था और ज्यादा डिपेंड हो गया जब से तालिबान गवर्नमेंट ने पावर संभाला 2021 से यूएस लेड मिलिट्री पुल आउट के बाद से। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट फर्स्ट पब्लिश इन 2012 इज बेस्ड ऑन पीपल ऑन असेसमेंट ऑफ देयर हैप्पीनेस एज वेल एज इकोनॉमिक एंड सोशल डाटा। जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है इसको पहली बार पब्लिश किया गया था 2012 पे। ये बेस्ड है पीपल के खुद के असेसमेंट के ऊपर उनके हैप्पीनेस का, साथ साथ इकोनॉमिक और सोशल डाटा के ऊपर। द रिपोर्ट कंसिडर 6 की फैक्टर, सोशल सपोर्ट, इनकम, हेल्थ, फ्रीडम, जेनरोसिटी एंड एब्सेंस ऑफ करप्शन। ये जो रिपोर्ट है ये कंसिडर कर रहा है 6 की फैक्टर को। वो 6 की फैक्टर क्या है, सोशल सपोर्ट, इनकम, हेल्थ, फ्रीडम, जेनरोसिटी और एब्सेंस ऑफ करप्शन। It assigns a happiness score based on average of data over 3-year period।
और ये असाइन करता है हैप्पीनेस स्कोर को, जो कि बेस्ड होता है एवरेज के ऊपर डाटा का 3 इयर्स के पीरियड पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा UIDAI इनिशिएटिव फॉर आधार इकोसिस्टम। तो जो आपका UIDAI का इनिशिएटिव है आधार इकोसिस्टम के लिए, इसके बारे में हम जानेंगे। PIB के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1670 सेंट्रल एंड स्टेट सोशल वेलफेयर DBT एंड गुड गवर्नेंस स्कीम हैव बीन नोटिफाइड फॉर यूज ऑफ द आधार। 1670 सेंट्रल या स्टेट सोशल वेलफेयर जो है और गुड गवर्नेंस स्कीम को नोटिफाई किया गया है कि वो यूज कर रहा है आधार का। बायोमेट्रिक बेस्ड डी डुप्लीकेशन, जो आपका बायोमेट्रिक बेस्ड डी डुप्लीकेशन है, फेशियल इमेज प्लस 10 फिंगरप्रिंट्स एंड 2 आइरिस। इसमें फेशियल इमेज 10 फिंगरप्रिंट और 2 आइरिस को स्कैन किया जाता है। कैपेबिलिटी टू डिटेक्ट अटेम्प्टेड एनरोलमेंट बाय यूजिंग रॉन्ग फिंगर, नॉन ह्यूमन फिंगर, गमी फिंगर, इन्वर्टेड आइरिस इमेज, क्लोजिंग ऑफ आइज एक्सेट्रा। इसका कैपेबिलिटी है कि ये डिटेक्ट कर लेता है जो अटेम्प्ट होता है एनरोलमेंट के दौरान, अगर उपयोग हो रॉन्ग फिंगर का या नॉन ह्यूमन फिंगर हो, गमी फिंगर हो, इन्वर्टेड आइरिस इमेज हो या क्लोजिंग ऑफ आइज हो एक्सेट्रा। लाइवलीनेस चेक ऑफ फिंगरप्रिंट, लाइवलीनेस चेक होता है फिंगरप्रिंट का। लाइवलीनेस डिटेक्शन डिटेक्ट ए स्पूफ अटेम्प्ट बाय डिटरमाइनिंग वेदर द सोर्स ऑफ बायोमेट्रिक सैंपल इज ए लाइव ह्यूमन बीइंग और ए फेक रिप्रेजेंटेशन। और जो लाइवनेस डिटेक्शन है, ये डिटेक्ट करता है कि जो स्पूफ कोशिश किया जा रहा है, ये डिटरमाइन करता है कि जो सोर्स होगा बायोमेट्रिक सैंपल का वो लाइव ह्यूमन बीइंग का है या फेक रिप्रेजेंटेशन है। फेस ऑथेंटिकेशन विथ लाइवनेस चेक, फेस ऑथेंटिकेट किया जाता है लाइवनेस चेक के साथ। स्ट्रेंथनिंग द आधार एनरोलमेंट इकोसिस्टम, जो और मजबूत किया जा रहा है आधार एनरोलमेंट इकोसिस्टम को। जीपीएस फेंसिंग हैज बीन एम्बेडेड इन द एनरोलमेंट मशीन, जीपीएस फेंसिंग को एम्बेड किया जा रहा है एनरोलमेंट मशीन में। एन ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड टू वेरीफाई द क्रेडेंशियल ऑफ द एनरोलमेंट मशीन रेगुलरली विद द UIDAI सेंटर एंड ओनली ए लिमिटेड नंबर ऑफ एनरोलमेंट आर अलाउड पर डे पर मशीन। जो ऑपरेटर है उसको रिक्वायर किया गया है कि वो वेरीफाई करे क्रेडेंशियल को एनरोलमेंट मशीन का रेगुलरली UIDAI डाटा सेंटर के साथ, और सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ एनरोलमेंट को ही अलाउ किया गया पर डे पर मशीन के लिए। क्वालिटी चेक की अगर हम बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो क्वालिटी चेक करता है सारे न्यू एडल्ट एनरोलमेंट के लिए। इससे रिलेटेड और जो न्यूज आया था तो ABPH आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम एंड NACH नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस वो कंटिन्यू उपयोग कर रहे हैं मनरेगा पेमेंट ऑफ वेज के लिए। Aadhaar based payment system, it has been developed by National Payment Corporation of India. It enable payment to Aadhaar linked bank account in a transparent manner. जो आपका आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम है इसको डेवलप किया गया है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। ये इनेबल करता है पेमेंट को आधार लिंक बैंक अकाउंट में एक ट्रांसपेरेंट मैनर पे। NACH ये आपका एक वेब बेस्ड सॉल्यूशन है जो कि फैसिलिटेट करता है इंटर बैंक हाई वॉल्यूम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन को, जो कि रिपीटेटिव और पीरियोडिक नेचर का होता है। इसका उपयोग किया जाता है मनरेगा पेमेंट के लिए जहां पर बेनिफिशियरी अकाउंट जो है लिंक नहीं होता है ABPH के साथ। UIDAI के बारे में भी हम जान लें। UIDAI is a statutory authority established under the provision of Aadhaar Act 2016 by the Government of India. It was founded in 2009 through executive order. UIDAI जो है आपका एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है जिसको स्टैब्लिश किया गया था प्रोविजन जो है आपका आधार एक्ट 2016 के माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसको फाउंड किया गया था 2009 में ही एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के माध्यम से। नेक्स्ट टॉपिक हमारा CVEDA, हम जानेंगे CVEDA के बारे में। एक जो रिसेंट स्टडी है अंडर CVEDA प्रोजेक्ट के, उसने इवेलुएट किया है और कंपेयर किया है न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट को और जनरेट किया है ब्रेन के डेवलपमेंट चार्ट को अक्रॉस एजेस, जो कि सिमिलर है चार्ट फॉर फिजिकल ग्रोथ के साथ। CVEDA आपका एक इंडियन यूके प्रोजेक्ट है जिसको ज्वाइंटली फंड किया जा रहा है ICMR और यूके न्यूटन ग्रांट के द्वारा मेडिकल रिसर्च काउंसिल के साथ मिलकर। ये जो है किसका प्रोजेक्ट है इंपॉर्टेंट है, तो CVEDA इंडिया यूके का प्रोजेक्ट है, ज्वाइंटली फंड किया जा रहा है ICMR और यूके न्यूटन ग्रांट फ्रॉम मेडिकल रिसर्च काउंसिल के द्वारा। ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो इसका मकसद है इन्वेस्टिगेट करना कि जो आपका एनवायरमेंटल या जेनेटिक रिस्क फैक्टर है इंडस्ट्रियलाइज कंट्री पे और इमर्जिंग सोसाइटीज पे, ये डिस्टिंक्टली शेप कर रहा है ब्रेन के फंक्शन और बिहेवियर को। और इसने अब स्टैब्लिश किया है लार्जेस्ट न्यूरो डेवलपमेंटल डाटाबेस को भारत में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा टर्मिनेटर जोन, हम जानेंगे टर्मिनेटर जोन के बारे में। तो अभी हाल ही के एक रिसेंट स्टडी में एस्ट्रोनॉमर जो है आपके यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के, उन्होंने एक्सप्लेन किया है जो पॉसिबिलिटी है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ का फार ऑफ एक्सो प्लेनेट में, जहां पे स्पेशल रीजन है जिसको उन्होंने टर्मिनेटर जोन कहा है। टर्मिनेटर जोन और ट्विलाइट जोन जो है ये एक मूविंग लाइन है जो कि डिवाइड करता है डे लाइट साइड को डार्क नाइट साइड से प्लैनेटरी बॉडी के। तो एक साइड जो कि ऑलवेज फेस करते हैं स्टार को, और जो दूसरा साइड होता है जो कि हमेशा डार्क रहता है, ये एग्जिस्ट करते हैं वैसे ही जस्ट राइट टेम्परेचर जोन के जैसा, जहां पर टू हॉट और टू कोल्ड होता है। टर्मिनेटर जोन प्लेनेट जो है वो रिटेन करते हैं लिक्विड वाटर को। एक्सो प्लेनेट के बारे में भी हम जान लें। एक्सो प्लेनेट या आपका एक्स्ट्रा सोलर प्लेनेट जो है ये प्लेनेट है जो कि आउटसाइड है हमारे सोलर सिस्टम के। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.